5 जून सन 2025 को एक व्यक्ति जो होता है वो अपने खेतों की ओर जा रहा था। जैसे वो व्यक्ति अपने खेतों की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक रजवाया पड़ता है। रजवाए में एक सामान बह रहा था, तो उस व्यक्ति की नज़र जो होती है उस सामान पर जाती है। जैसे वो व्यक्ति जो होता है उस सामान को देखता है जाकर, तो एक सामान जो होता है यानी कि कोई और नहीं होता है, उस पर लग रहा था कि एक ऐसी लाश होती है जो बिना सर की होती है और चादर में लिपटी हुई होती है। जब किसान ये सारी चीज़ें देखता है, व्यक्ति वो सारी चीज़ें देखता है, तो उसकी चीख निकल उठती है। जब से चीख निकल उठती है तो आसपास में जा रहे लोग जो होते हैं ये इसकी चीख पुकार सुनकर उसके पास आते हैं। पास आने के बाद वो भी ये नज़ारा देखते हैं। जब वे नज़ारा देखते हैं तो सैकड़ों लोगों का जमकर इकट्ठा हो जाता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति जो होता है पुलिस वालों को कॉल करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उस सब को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जब उसे देखते हैं, देखने के बाद वो कोई लड़का नहीं होता है, वो एक लड़की होती है और एक ऐसी लड़की होती है जिसका सर नहीं होता है। पुलिस वाले जो होते हैं अब उसकी शिनाख्त करने में लग जाते हैं। तभी एक महिला कांस्टेबल होती है, उसकी नज़र जो होती है उस लड़की की जेब पर जाती है जो उसके सलवार पहना हुआ था। जैसे उसकी जेब में हाथ देती है तो उसमें 2 20-20 के नोट निकलते हैं। उन 2 20-20 के नोट पर एक नंबर लिखा हुआ था। जब उस नंबर को डायल किया जाता है तो वो नंबर जो होता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ, और यहीं का एक थाना लगता है दोराला, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है साधु की नंगली। दरअसल मैं इस गांव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गांव जो है हमारे ही पास का है, हमारे पास से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूरी पर होगा। ये गांव जो है एक ऐसा गांव है जहाँ पर तीर्थ स्थल है, यानी कि जो यहाँ पर लोग आते हैं, आने के बाद यहाँ पर मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है गुरुद्वारे का होता है। यहाँ पर गुरुद्वारे बने हुए हैं और यहाँ पर हर दिन लंगर भी लगता है। यानी कि इस गांव को साधुओं की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल होता है। और यहाँ जब ये नंबर डायल किया जाता है तो यहाँ का एक लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है। जब अमन पर कॉल की जाती है तो अमन जो होता है फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद पुलिस वालों के सामने वो कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना और कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और ये लड़का कौन था और इसका नंबर इसकी जेब में क्या कर रहा था और इस लड़की के साथ किसने ऐसा किया था। बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ और यहीं का एक थाना लगता है दोराला, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दादरी। दादरी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दादरी भी हमारे ही गांव के पास से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर दूर होगा। दादरी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश होता है। रमेश जो होता है वो फौजी होता है, सीआरपीएफ में होता है और उसकी जो पोस्टिंग होती है वो छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग जब उसकी होती है तो उसके परिवार में सिर्फ एक पत्नी और 2 बेटे और एक बेटी होती है। पत्नी का नाम राकेश देवी होता है और बेटी जो होती है आस्था होती है, और उसके 2 बेटे होते हैं जो आस्था से छोटे होते हैं, जिनकी उम्र 11 से 13 साल होती है दोनों बच्चों की। और इधर जो ये आस्था होती है ये इसने भी 11वीं क्लास पास की थी। यानी कि ये सुकोती में एक स्कूल है सूरजमल से इसने 11वीं पास की थी और 12वीं में एडमिशन लिया था। आस्था की जो उम्र होती है वो 17 साल होती है। आस्था जो होती है अपने माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ बड़ी ही खुश होती है। आराम से सब कुछ चल रहा था, बड़े ही प्यार से सब कुछ चल रहा था। एक दिन आस्था जो होती है अक्टूबर सन 2024 में इंस्टाग्राम खोलती है। इंस्टाग्राम जैसे आईडी बनाती है और इंस्टाग्राम के पन्ने पलटती है तो उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम अमन होता है। अमन जो होता है वो साधु की नंगली का रहने वाला होता है। अमन जो होता है उससे दोस्ती करता है। दोनों जो होते हैं एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद ये दोनों जो होते हैं जब लगातार बातें कर रहे थे तब इन दोनों को जो होता है प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये दोनों जो होते हैं पहली बार मिलते हैं। मिलने के बाद ये मंदिर जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सोचते हैं कि घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, और ऐसा ही होता है। अभी तक घर वालों को कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि हमारी बेटी कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर नहीं जा रही है। इधर अमन जो होता है वो आस्था से बेइंतहा प्यार करता था। आस्था जो होती है वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। इनका जब जब मन किया करता था तब तब एक दूसरे से मिला करते थे। जब जब इन्हें मौका मिला करता था, जब जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो आस्था जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरा अब तुमसे अकेले मिलने का मन कर रहा है। हम दोनों जो हैं अब एक रात मिलना चाहते हैं। तभी वो रात आ भी जाती है। यानी कि 28 मई सन 2025 को इसकी माँ जो होती है एक शादी समारोह में जाती है। इसके भाई जो होते हैं वे भी शादी समारोह में जाते हैं। सॉरी, वे नहीं जाते हैं, इसकी सिर्फ माँ जाती है। इधर आस्था और उसके भाई जो होते हैं वे घर पर ही रह जाते हैं। अब 28 मई सन 2025 की रात ही आस्था जो होती है अमन को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद
उसके साथ जैसे ये प्यार कर रही थी, यानी कि उसके साथ वो जैसे शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी उसका छोटे वाला भाई जो होता है वो घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो जब अपनी बहन को आपत्तिजनक में देखता है तो उसका भाई जो होता है वो कह उठता है कि तुम क्या कर रही हो। वो चीखता है, चिल्लाता है, यानी कि उसकी घर की आवाज़ चीखने चिल्लाने की सिर्फ उसके घर के अंदर ही रहती है। उसकी बहन जो होती है आस्था उसे समझाती है, उसका जो अमन होता है यानी कि उसका प्रेमी होता है वो भी समझाता है और कहता है कि तुम चीखो मत, चिल्लाओ मत। वे उससे मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसका छोटा भाई जो होता है आस्था का, वो समझ भी जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो अमन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अमन जो होता है वहाँ से चला जाता है। आस्था जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरा भाई अब किसी को कुछ नहीं बताएगा। अमन जो होता है वो सोचने लगता है कि शायद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब जैसे उसकी माँ जो होती है घर के अंदर आती है, घर के अंदर आते ही उसका भाई जो होता है छोटे वाला, वो कहता है कि माँ, जब तुम शादी समारोह में गई हुई थी तो बहन ने एक लड़का बुलाया था। वो लड़का जो होता है बहन के साथ ऐसा ऐसा कर रहा था, ये दोनों जो होते हैं ऐसे ऐसे कर रहे थे। जब माँ ये सारी बातें सुनती है तो माँ का जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। माँ जो होती है उस पर चीखती है, चिल्लाती है और उस पर मारती भी और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी लड़की जो होती है आस्था, वो कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। यानी कि वो ये बात अपनी माँ से कह देती हैं। उसकी माँ जब सारी बातें सुनती है तो उसकी माँ जो होती है अपने पति पर फ़ोन करती है। अपने पति पर फ़ोन करने के बाद उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी देखो यहाँ पर क्या कर रही है, तुम्हारी बेटी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है और मेरे पीछे ये कैसे कांड कर रही है। ये किसी लड़के के साथ रह रही है और उससे कह रही है कि मैं शादी करूँगी। उसके पिता जो होते हैं उससे बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारी अभी उम्र नहीं है और तुम अभी 17 साल की हो, तो मेरी अभी पढ़ाई जारी रखो, तुम अपनी पढ़ाई करो। तुम ये कहाँ ब्याह के मसले में पढ़ रही हो, कहाँ प्यार प्यार के चक्कर में पढ़ रही हो। लेकिन आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं पापा जी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इधर वो अपनी माँ से भी कहती है मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब वे इसके पिता जो होते हैं भी कहते हैं कि बेटा इसे ऐसा मत करो। वे उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और उसके अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मामला घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मामला घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वे अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं जब छुट्टी पर आऊँगा तो मैं तुम्हारे अमन से तुम्हारी शादी करा दूँगा, मैं उसके घर जाऊँगा रिश्ता लेकर, लेकिन तुम घर में कोई तांडव मत करना, तुम घर में कोई ऐसी लड़ाई मत करना जिससे मामला और बढ़ जाए। वे अपनी बेटी को ऐसे समझाते और कहते हैं कि सब सही हो जाए, माहौल घर का शांत रहे। लेकिन अब घर का माहौल जो होता है वो शांत रहने वाला नहीं था। इधर इसकी माँ जो होती है वो आए दिन अपनी बेटी से लड़ा करती थी, बेटी जो होती है आए दिन अपनी माँ से बहस किया करती थी। अब ऐसे जब दिन गुजरते चले जाते हैं, दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर आराम से रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आराम से नहीं रहा जाता है। इधर आस्था जो होती है वो अपनी जो बात करने का सिलसिला होता है न्यू जारी रखती है, यानी कि अमन से वो बात करती है, ना ही तो अपनी आदतों को बदलती है, ना ही अमन से बात करना छोड़ती है। उसकी माँ जो होती है बार बार उसे टोकती है, रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन बेटी जो होती है वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती। अब ऐसे ही दिन आता है 4 मई सन 2025 का। 4 मई सन 2025 को उसकी माँ जो होती है वो समझाती है और कहती है कि बेटा तुम ऐसे ना करो। यानी कि उसकी माँ जो होती है उसे फ़ोन पर बात करते हुए देखती है। उधर जो उसका भाई होता है वो भी उसे समझाता है और कहता है कि बहन तुम ऐसा ना करो। आस्था जो होती है उस दिन अपने घर वाले से बहस करती है, अपनी माँ से बहस करती है और कहती है कि मैं इससे शादी करूँगी, आपको क्या दिक्कत हो रही है। माँ को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो अपनी बेटी के गले पर टूट पड़ती है और अपनी बेटी का गला तब तक गुस्से में दबाए रखती है जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, ठंडा नहीं हो जाता। अब जैसे वो उसके गले पर से हाथ छोड़ती है तो वो देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही है, अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। इधर उसका जो भाई होता है छोटे वाला, वो भी यहीं पर खड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें देख रहा था। उसका भाई जो होता है, जैसे उसकी माँ जो होती है जब गर्दन दबा रही थी तो उसका भाई जो होता है उसके पैर पकड़ लेता है ताकि ये अपने पैरों को ना पटके, ताकि अपने पैरों को ना इधर उधर करें। अब ऐसे जब माँ को होश आता है, होश आने के बाद माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बेटी को इस दुनिया से हटा दिया। ऐसे ही इसकी पत्नी जो होती है अपने पति को कॉल करती है, अपने पति से बताती है कि मुझसे ये सब कुछ हो गया, तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम अभी मैं कुछ सोच के बताता हूँ। इधर अपने भाइयों पर कॉल करती है। जब अपने भाइयों पर कॉल करती है तो उनसे कहती है कि मुझसे मेरी बेटी का कत्ल हो गया, मुझसे मेरी बेटी का गला दब हो गया और अब ये इस दुनिया में नहीं रही है। उसके भाई जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम कुछ सोचते हैं, हम समझते हैं। यानी कि इसके भाइयों को पता था कि उनकी जो भांजी भांजी होती है वो क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। इधर ये अपनी बहन को कॉल करती है, बहन से भी सारी बातें बताती है। तो बहन जो होती है वो, यानी कि बहन लड़की का मौसा जो होता है उस पर कॉल करती है। वो भी कहता है कि हम सोचते हैं, सोचने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ तुम टेंशन मत लो। ऐसे ही जब ये दोनों ये सारी बात अपने रिश्तेदारों से करती है, रिश्तेदारी में से 2 जगह करती है, एक अपने मतलब कि बहन के पति के पास और एक अपने भाई के पास।
तभी उनमें से एक इसका भांजा होता है, एक भतीजा होता है, वे दोनों जो होते हैं रात्रि के समय आते हैं और आने के बाद एक गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी में रात्रि का समय जो होता है 11-12 का समय रहा होगा। 11-12 का समय जब रहा होगा तो ये आस्था को गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद अभी उसे एक जगह ले जाते हैं, महरौली का जंगल लगता है, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद ये उसे गाड़ी से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद ये एक चारा काटने वाली दांती लेकर आए थे, उस दांती से उसका सर अलग कर देते हैं, धड़ अलग कर देते हैं। अब जब सर अलग कर देते हैं, धड़ अलग कर देते हैं, तभी ये जो धड़ होता है उसे एक रजवाई में फेंक देते हैं कि घर से 14 किलोमीटर दूर होता है। उस रजवाई में फेंक देने के बाद उससे ही 10-12 किलोमीटर दूर एक जानी पड़ता है, जानी की गंगनहर लगती है, वहाँ पर उसका सर फेंक देते हैं। अब जैसे ही धड़ जो होता है जब पुलिस वालों को मिलता है, पुलिस वाले जो होते हैं जब उस धड़ को देखते हैं, उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 5 जून सन 2025 को मिलता है, तो उसमें से एक नंबर निकलता है। नंबर पर कॉल की जाती है तो नंबर जो होता है साधुओं की नंगली का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमन होता है। अमन के पास जाया जाता है, अमन को हिरासत में ले जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो अमन जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता था और मैं उससे शादी करना चाहता था, मैं उसके साथ रहना चाहता था, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। तभी अमन जो होता है वो बताता है कि साहब उसके साथ ऐसा उसके घर वालों ने ही किया होगा, क्योंकि जिस दिन मैं एक रात उससे मिलने जाता हूँ 28 मई सन 2025 को, तो उसका भाई जो होता है हम दोनों को देख लेता है। देखने लेने के बाद मैं उसे बहुत समझाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत बताना, लेकिन आस्था के बारे में अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ जो होती है हर दिन उसे टॉर्चर किया करती थी, हर दिन उस पर कभी कभी हाथ भी उठा दिया करती थी, और मुझे लग रहा है कि उसकी माँ ने ही उसके साथ ऐसा ये सब कुछ किया होगा, उसके घर वालों ने ही उसके साथ ये सब कुछ किया होगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब अमन की सारी बातें सुनते हैं तो अमन को छोड़ देते हैं, क्योंकि अमन का नंबर उसकी जब जेब में मिलता है तो कोई भी व्यक्ति जब उसे मारेगा तो अपना नंबर उसकी जेब में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आस्था की जेब में अमन का ही नंबर होता है। अमन जो होते हैं उसके घर वालों के पास जाते हैं। घर वाले जो होते हैं वे बताते हैं कि हमारी बेटी कहीं गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है, और वे लोग जो होते हैं ना ही तो उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं ना ही कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उन पर दबाव बनाते हैं, उनसे अलग अलग पूछताछ करते हैं, तो वे टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद जो कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है, यानी कि इसकी माँ जो होती है उसका गला दबाए रखते हैं, दबाने के बाद उसका भतीजा और भांजा जो होता है उन दोनों ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसकी जो एक महरौली जंगल पड़ता है वहाँ पर सर अलग करते हैं, धड़ अलग करते हैं, और घर से दूर 13 किलोमीटर दूर एक गंग नहर पड़ती है, वहाँ पर धड़ को फेंक देते हैं। और एक जगह और लगती है 10-12 किलोमीटर दूर, वहाँ पर सर फेंक देते हैं। सर फेंक देने के बाद धड़ को तो बरामद कर लिया जाता है, लेकिन सर को बरामद नहीं किया जाता है। सर को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है। सर को उस जंगल में भी ढूंढा जाता है जहाँ पर उन्होंने काटा था, और सर को उस जगह पे भी ढूंढा जाता है, उस पानी में भी ढूंढा जाता है, उस नहर में भी ढूंढा जाता है जहाँ पर उन्होंने फेंका था। 20 किलोमीटर दूर के दायरे में ये सब चीज़ देखी जाती है, यानी कि ढूंढा भी जाता है। लेकिन जब सर नहीं मिलता है तो पुलिस वाले जो होते हैं अपनी कोशिश ऐसे जारी रखते हैं, लेकिन सर लड़की का नहीं मिलता है। लड़की का सर आज भी नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिला है। और यहाँ पर इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि लड़की की माँ को गिरफ्तार किया जाता है, उसके मामा को गिरफ्तार किया जाता है, उसके मौसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसका जो भतीजा होता है उसे, और जो उसका भांजा होता है उसे। इन सबको इन 5 को गिरफ्तार करने के बाद इन जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं और भी जाँच कर रहे हैं, उस सर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक माँ जो होती है अपनी बेटी की हत्या कर देती है, और सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसकी बेटी जो होती है अमन से बात कर रही थी, और उसकी माँ जो होती है बार बार उसे मना करती है कि बेटा तुम ऐसा ना करो। लेकिन लड़की जो होती है आस्था वो नहीं मानती है। उसकी उम्र जो होती है अभी 17 साल होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लेकिन वो प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। अमन जो होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि मैं उससे शादी करता, मैं उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन घर वाले जो होते हैं नामंजूरी देते हैं। इधर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि मुझसे सब कुछ गुस्से में हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मेरी बेटी जो होती है मुझे बहुत परेशान कर दिया था उसने। इधर ये मेरा बेटा भी मेरे साथ खड़ा होता है, मुझे ये सब कुछ देख रहा होता है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने रखी जाती है तो पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ ऐसा कर कैसे सकती है। यानी कि एक माँ ऐसा करती भी है और अपने भतीजे और भांजे को सौंप भी देती है, और वे दोनों जो होते हैं उसका सर अलग कर देते हैं, धड़ अलग कर देते हैं। यानी कि उनमें कितना जी होगा जब उन्होंने उसका सर काटा होगा, धड़ काटा होगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।